नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम इतने खतरनाक लेक्चर आपके लिए लाते हैं एसएसटी का और सारे भी सब्जेक्ट का। आप कहेंगे तो आज शाम से या फिर कल सुबह से या फिर 2 दिन बाद से सीटेट यूपीटेट के लिए सीडीपी क्लास स्टार्ट कर देंगे। मात्र 15-15 मिनट का है, आप किसी भी समय उसे पढ़ लिया करें। लेकिन कहेंगे तो स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन अच्छा खासा व्यूज आया, कम से कम 1000-2000 व्यूज आने लगा तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अन्यथा बंद कर देंगे प्रशिक्षु। क्योंकि देखिए मेहनत बहुत हो जाता है प्रशिक्षु, आप खुद देखिए। बहुत सारे प्रशिक्षु हैं भी जो लगे रहते हैं, हम आशा करते हैं। देखिए आप मेहनत करिए, मेहनत के साथ सिर्फ इतना हेल्प कर दिया करें, जितने लोगों से मिलिए, जितने भी प्रशिक्षु दिल से। या नहीं कि हमने बोल दिया तो बोल दिया, आप सुन लिए, लाइक कर दिए, देख लिए, चले गए। ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक तरह से दयालु होते हैं प्रशिक्षु। दयालु का मतलब सच में उनको लगता है हाँ सामने वाला बंदा मेहनत करता है। जैसे कमेंट बॉक्स में आपने देखते होंगे बहुत सारे प्रशिक्षु आते हैं दयालु, लिखते हैं कि हाँ हमने कराया, सब आप लोग भी करिए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते। लेकिन अगर सारे लोग होने लगे तो ये आपकी जो फैमिली है, आपके विश्वास पर, आपकी जिम्मेदारी पर यह बड़ी हो सकती है, बहुत जल्द बड़ी हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइब हो सकते हैं। बस आप थोड़ी सी हेल्प कर दें। सच में अगर आपको लगता है कि हमारे सर हमारे लिए दिनों रात मेहनत करते हैं ना, तो लग जाओ, आज से कसम खा लो कि जब तक 1-1.5 लाख सर के सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाएंगे, हमारी फैमिली नहीं हो जाएगी 1-1.5 लाख की, तब तक हम सर के लिए मेहनत करते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, मौसी से, मौसा से, फूफा से, फूफी से, भैया से, बहनी से, पापा के मोबाइल से, मम्मी के मोबाइल से, सर के मोबाइल से, कॉलेज में सभी दोस्तों के मोबाइल से, सबसे सब्सक्राइब करवा देंगे। सबसे सब्सक्राइब करवाएंगे, ये आपकी गारंटी है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था, सबके बारे में एक एक करके पढ़ा था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी के क्लास हैं। साथ में यही आपके सुपर टेट के लिए भी होंगे, क्योंकि जितने भी लेक्चर हैं मिडेवल हिस्ट्री का जो हमने पढ़ा दिया, अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बाद हम स्टार्ट कर देंगे पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है कि जो यूरोपियों का आना स्टार्ट होता है ना, पूरा स्टार्ट करेंगे 1498 से लेकर मस्त तरीके से, जिसमें जो है कि आता है वास्को डी गामा, यहाँ पे जिमोरिन से मिलता है केरल के कोची में, फिर उसके बाद राजा जिमोरिन से बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे, मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, बस आप देखते चलिए, कहानी की तरह सुनते रहिए। भविष्य में आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आएगा। इसका हम सेपरेट बना देंगे, यूपी टेट वाले में भी जोड़ देंगे और सुपर टेट वाले में भी जोड़ देंगे, सेपरेट निकाल के इसको, ठीक है, पूरी हिस्ट्री को। बाबर के बारे में हमने बहुत गहनता से अध्ययन किया, हुमायूं के बारे में भी, अकबर के बारे में भी, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में भी। शाहजहां को औरंगजेब 8 साल तक बंदी भी बनाए रहता है। औरंगजेब जो है अपने शाह शुजा हो गया, इसका काम एक तरह से इसका और भाई हो गए जितने भी थे, सबको यह हराता है, उसके बाद जीत कराता है। और कह लीजिए कि ये गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के बाद इसका मतलब 1707 ईस्वी को इसका मृत्यु हो जाता है। इसके भी कह लीजिए कि 3-4 बच्चे थे, इसके भी 4 बच्चे थे। चारों बच्चों का नाम अगर हम याद करा दें आपको, तो पहले तो याद रखना है आपको, 3 बच्चे थे इसके, मुअज्जम आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। लास्ट में मुअज्जम ही स्टार्ट करता है बहादुर शाह के रूप लेकर। तो ये जो बहादुर शाह है, यह इसका बेटा होता है औरंगजेब का, जिसका नाम होता है मुअज्जम। जब गद्दी पे बैठता है तो बहादुर शाह स्टार्ट हो जाता है। यह उत्तर मुगल काल है, यह पूर्व मुगल काल है। यह बहुत बहादुर होते हैं ये सब अपने क्षेत्र विस्तार के नाम से जाने जाते हैं। इनका इतिहास में बहुत चर्चा होता है, लेकिन इनका इतिहास में बहुत कम चर्चा मिलता है, इसलिए बच्चों को दिमाग में ये बहुत कम होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, कूट वाले भी बनते हैं, सुपर टेट में, बीईओ में, यूपी टेट के सेकंड पेपर में, स्वीट टेट के सेकंड पेपर में, डीएलएड में, सब जगह बनेंगे। अब बिल्कुल भरोसे के साथ पढ़ते चलिए। अब हिस्ट्री का कोई जमावड़ा नहीं होगा, मस्त तरीके से पढ़ते चलो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट भाई बिल्कुल इम्तिहान से एकदम मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, खुशी मिजाज से। टेंशन लेकर पढ़ने की हमारी आदत नहीं ना, पढ़ाने की आदत है। जो भी काम करो स्वच्छ करो। हमको जो भी चीज़ मिलता है पता है देरी से मिलता है, लेकिन देरी से मिलते का मतलब यह है कि बहुत मतलब कि हमारे लाइफ के लिए आ जाता है फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपके लिए उधर कुरकुरे बैच भी स्टार्ट किया गया है, सब सारी चीज़ें देखते रहिए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबका नाम याद करवाएंगे, डेट याद करवाएंगे, उसके बाद एक एक के बारे में बताते हुए चलेंगे। मात्र 20 मिनट का लेक्चर होगा, देखते चलिएगा। बाबर, हमने बताया था बाबर का जो काल है, कालाक्रम है, कब से कब तक था। 1526 में पहला पानीपत की लड़ाई होती है। आपको पता है पानीपत की लड़ाइयाँ 3 होती है, 1526, 1556 और 1761। 1526 वाला जो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है 1526 में, ठीक है, याद रखेंगे। 1556 वाला जो होता है वह अकबर और हेमचंद्र के द्वितीय के बीच में होता है। 1761 वाला जो होता है वह होता है पानीपत का, वो होता है मराठा और किसके बीच होता है, मराठा और भाई अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है 1761 का। पता है कि नहीं भाई ये चीज़ें। चलिए अब बाबर जो रहता है 1526 से लेकर 1530 तक रहता है। इसके बाद
हुमायूं का कार्यकाल आ जाता है। हुमायूं जो रहता है भैया 1530 से लेकर 1556 तक रहता है। यह 1556 तक नहीं कहिएगा, क्योंकि यह 1530 से लेकर 1540 तक ही रहता है गद्दी पर। तब तक शेरशाह सूरी इसे लखेट देता है मारकर, इतना मारता है 10-15 साल के लिए बिल्कुल घुमक्कड़ी का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद 1 साल के लिए लास्ट में आता है, तो उसको पता चलता है जब 1545 में शेरशाह का मृत्यु हो गया है, तो ये आता है, उसके जो पूर्वज होते हैं, शेरशाह के बेटे होते हैं, उनके साथ एक लड़ाई लड़ता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध 1555 में। फिर 1 साल के लिए रहता है, लड़खड़ा पड़खड़ा के मर जाता है। फिर ये इसके बाद अकबर आते हैं। अकबर का जो कार्यकाल होता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है, याद कर लीजिएगा। अकबर ने अपने काम में अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें किए। यह एक तरह से कह लीजिए कि यह अपने जीवन में बहुत ही महान महान काम किए। एक तरह से कह लीजिए कि इन्होंने सती प्रथा का बंद किया, जो आपके जजिया कर थे, तीर्थ यात्रा कर था, इन्होंने बैन लगाया उस सब पर, है ना। एक तरह से कह लीजिए जो बहु बीवी प्रथा था उसको इन्होंने बंद किया कि एक ही बीवी होगी सबके पास। ये सारी चीज़ें अकबर के कार्यकाल में हुआ। इनकी एक माँ थी जिन्होंने एक तरह से कह लीजिए गलत प्रथा इनको सिखा दिया था, लेकिन बाद में इनको जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, तो ये अपना एक होशो हवास में सारी चीज़ें सही करने लगते हैं। इसके बाद इन्हीं के समय आपको पता हुआ चाँद बीवी हो गई, और बहुत सारी एक और लड़ाई, एक दुर्गा करके रहती हैं, उनके साथ यह संबंध बनाने का कोशिश करता है, लेकिन बाद में उनसे यह हार जाता है, तो वो अपना खुद जान दे देती हैं। चाँद बीवी के ऊपर ये फिदा हो गया था। उसके बाद चाँद बीवी खुद हॉस्पिटल में बंद मतलब एक तरह से पड़ी थी, बीमार पड़ी थी बहुत ज़्यादा, इसके कारण परेशानी, मतलब एक तरह से जौहर प्रथा करने जा रही थी, तो वह जाकर वहाँ से उठा लाता है। तो जो भी हो वो सही होने ही वाली रहती है, लेकिन उनको पता चलता है कि हाँ, अगर हम सही हो गए तो अकबर का उपभोग बन जाएंगे। इस वजह से वो अपना जान दे देती हैं अपनी अंगूठी चाट कर, क्योंकि अंगूठी में हीरे लगे थे, हीरे में जहर थे, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ना। जहांगीर, अब जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, इसको याद रखना है। जहांगीर के ही काल को हम चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, याद रखना है इस बात को। इसके बाद शाहजहां के काल को हम कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इमारतें बनते हैं। ताजमहल हो गया, आपको पता है, मोती मस्जिद हो गया, बहुत सारी चीज़ें, राजस्थान हो गया, राजस्थान में बहुत सारे महल हो गए, मतलब यही इसी के समय बनता है। 1627 से लेकर 1657 तक रहता है, कह लीजिए 1657 तक बस राजपाट पे रहता है, लेकिन यह जिंदा रहता है काफ़ी दिनों तक, लगभग 8 साल इसमें ऐड कर लीजिए। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि जो शाहजहां का पुत्र होता है, 4 पुत्र होते हैं इसके, 4 पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसको ये राजगद्दी देने का फिराक में रहते हैं, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा ज्ञानी होता है। लेकिन बाद में पता चलता है इन तीनों पुत्रों को, औरंगजेब और प्लस इसके दोनों और भाइयों को, एक तरह से लड़ाई करने लगते हैं, और लड़ाई में सबको औरंगजेब हरा देता है कूटनीति तरीके से, और अपने बल पर हराने के बाद यह खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। 1657 से लेकर 1707 तक यह गद्दी संभाले रहता है। इसके भी 3 बेटे होते हैं, मुअज्जम आजम, और मुअज्जम आजम एक और आता है ना, कामबख्श, मुअज्जम आजम कामबख्श, याद रखना है, मुअज्जम आजम कामबख्श। अब क्या होता है कि मुअज्जम जो रहता है, जो मुअज्जम होता है, मुअज्जम होता है आजम को और कामबख्श को मुअज्जम, मतलब जो यह आजम मुअज्जम होता है, ये आजम को और कामबख्श को युद्ध में हरा देता है, पराजित कर देता है, जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने और भाइयों को किया था, फिर गद्दी पर बैठाया तो अपने पिता को बंदी बना लिया था, याद रखेंगे। इसी प्रकार से सेम मुअज्जम जो है, यह भी अपना एक तरह से कह लीजिए कि आपको पता है जहांगीर की जो पत्नी थी, इनका नाम क्या था, नूरजहां था, है ना। एक कार्यकाल के बाद देखने को मिल जाता है कि नूरजहां पूरी तरीके से गद्दी का कार्यकाल वह संभालने लगी थी, है ना। अब देखिए, मुअज्जम जो था इन दोनों भाइयों को हरा देता है और गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है। 1707 से लेकर 1712 तक यह अपनी गद्दी पर बैठा रहता है। इसे शाही बेखबर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? शाही बेखबर के नाम से जानते हैं। शाही बेखबर के नाम से किसे जानते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे बहादुर शाह को जानते हैं। लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय है, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति जो पहली स्वतंत्रता क्रांति थी हमारे भारत का, तो उसके बाद से, यानी कि 1857 के बाद से इसको एक तरह से रंगून भेज दिया जाता है। रंगून जो कि म्यांमार का कैपिटल है, पहले था, अब नहीं है, अब तो नायपिटाऊ है म्यांमार का कैपिटल, लेकिन पहले था रंगून, वहाँ पर इसको भेजा जाता है। उसी जगह इसका मृत्यु हो जाता है 1862 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें जहांदार शाह जो आता है, जहांदार शाह याद रखेंगे, हम सबके बारे में एक करके बताएंगे, बस आप डेट याद कर लीजिए। जहांदार शाह 1712 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1713 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। इस बात को याद रखना है। जहांदार को बोलते हैं लंपट मूर्ख। किस नाम से जानते हैं? लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जानते हैं तो बता देंगे, जहांदार को जानते हैं लंपट मूर्ख के नाम से। इस बात को याद रखना है, क्योंकि थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला हरकतें करता था, है ना। क्योंकि जितने भी उत्तर मुगल काल वाले हैं, सब के सब अपने बेहोशी में, अपने मतलब एक तरह से
एक तरह से कह लीजिए कि मदहोशी में, रंग रलियाँ मनाने में, इस सब में मस्त रहते हैं। इन सब का एक तरह से अंग्रेज आए, इन सब के समय पता भी नहीं चला कब आए कब गए, और सारी चीज़ें ये सब लूटते रहे, मतलब लुटवाते रहे। ये अपना क्षेत्र विस्तार करने में बिल्कुल भी इन लोग का मनोरंजन था ही नहीं। ये लोग जितने बना कर गए थे, इनके पूर्वज बस उसी को एक तरह से लुटाते रहे और उसी का मजा लेते रहे लोग। बाद में ये परिणाम निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है कि इनकी जो पावर होती है जीरो हो जाती है, और 1857 क्रांति, 1857 जाते जाते मुगलों का सफाया हो जाता है वहाँ से। अब इसके बाद यहाँ से फर्रुखसियर, भैया फर्रुखसियर याद रखेंगे। फर्रुखसियर के समय एक कह लीजिए कि एक आता है सैयद बंधु। सैयद बंधु में दो लोग होते हैं, एक होता है अब्दुल खां, एक होता है हुसैन खां। दोनों भाई होते हैं सैयद बंधु के नाम से होते हैं, हम बताएंगे भी। तो सैयद बंधु जो है फर्रुखसियर को बैठाता है। सैयद बंधु यहाँ से स्टार्ट करता है। सैयद बंधु इसको एक तरह से गद्दी दिलवाता है फर्रुखसियर को। 1713 से लेकर 1719 तक यह कार्यकाल पे बना रहता है। इसके बाद रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला, इन दोनों को नहीं पूछा जाता है कभी, लेकिन याद रख लेंगे, याद रखने में कोई कुछ जाता नहीं है। पूछ लेगा फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में कितने शासक आए, तो बताना है रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। यह फरवरी में आता है, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इसका कह लीजिए कि यह करीब कब तक, मतलब 2-3 महीने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद फिर से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून के आसपास में आता है, मई जून के आसपास में, और इसकी भी नवंबर के आसपास में डेथ हो जाता है। इसका जो डेथ होता है वो टीबी से होता है, और इसकी जो मृत्यु होती है पेचिश से हो जाता है, पेचिश से हो जाता है, याद रखेंगे। रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला। इसके बाद मोहम्मद शाह आ जाता है। मोहम्मद शाह को हम रंगीला के नाम से जानते हैं, है ना। साहेब एक तरह से इसको किस नाम से जानते हैं, रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, क्योंकि गाने बजाने में बहुत मस्त होता है बंदा जब, है ना, और इसको राजपाट से कुछ मतलब नहीं होता है। 1719 से 1754 तक रहता है। इसके बाद अहमद शाह जाता है। अहमद शाह के समय ही, देखिए मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसमें कि जो शाहजहां द्वारा बनाया गया था मयूर सिंहासन, जिसको हम तख्ते हाउस के नाम से जानते हैं, वह सारी चीज़ें लूट कर ले जाता है नादिर शाह, और प्लस पैसे रुपए, और प्लस 57 दिन तक रहता भी है, ईरानी होता है, और बाद में जाते समय अफगान में उसकी मृत्यु कारित कर दी जाती है। तो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1754 तक रहता है। सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब आ जाता है अहमद शाह। अहमद शाह का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, 1748 से लेकर 1754 तक रहता है। अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली का, याद रखें अहमद शाह अब्दाली अलग है ना, ईरानी आक्रमणकारी है, और अहमद शाह अलग है, ये मुगल का है। तो अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण हुआ था, याद रखेंगे। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं। आलमगीर द्वितीय, अब यहाँ से द्वितीय स्टार्ट होता है। हमने क्या पढ़ा है, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, यह तो सभी को याद होता है, लेकिन यह बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर याद हो गया। इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, याद होने के बाद अब आ जाएंगे दूसरे में, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। देखिए आशा अब बाहों में, आशा अब बाहों में, आशा अब बाहों में, इस तरह से याद कर लेना। आस से आलमगीर द्वितीय, शाह से शाह आलम द्वितीय, अकबर से अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह से बहादुर शाह द्वितीय। अब जो आलमगीर द्वितीय है 1757 से 1758 तक रहता है, और शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से 1806 तक रहता है। अकबर द्वितीय जो रहता है 1806 से 1837 तक रहता है, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक रहता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबके बारे में एक एक करके। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह से। सबके बारे में छोटी छोटी घटनाएं हैं, बस उसी के बारे में पूछ लेता है, आपको याद रख लेना है बस, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बहादुर शाह के बारे में। देखिए बहादुर शाह जो था, यह 1707 से लेकर 1700 एक तरह से और याद रखेंगे, जब यह सारी की सारी घटनाएं हो रही थी, तो इसके समय बहुत सारे एक तरह से राज्य थे, प्रांत थे, आज़ाद हो रहे थे। पूछा जाता है अवध का उस समय शासक का था, सॉरी क्या नाम था, अवध का। अवध का उस समय शासक कौन था, तो बता देंगे, शहादत, एक मिनट, शहादत खां था उस समय शासक था। एक तरह से बंगाल, उड़ीसा, बिहार उस समय एक ही हुआ करता था, यहाँ पर रख सकते हैं बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो बंगाल का उस समय जो शासक था मुर्शिद कुली खां। इसके बाद आ जाता है, नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका हैदराबाद में आपको पता है कि 1948 का पोलो ऑपरेशन हुआ था, जिस समय वहाँ के जो नवाब थे उनको एक तरह से धमका डरा कर हमारे एक तरह से पटेल जी द्वारा उनको पूरा का पूरा हैदराबाद अपने कब्जे में किया गया था, जब अंग्रेज छोड़ के चले जाते थे, है ना। एक सेशन आप पर साइन करवाया गया था, नहीं कर रहा था, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब हैदराबाद जो है
उसको कह लीजिए उसका शासक उस समय कौन था तो बता देंगे चिंगजी खां, चिंगलीज खां, चिंगलीज खां था, चिंगलीज खां, है ना। और एक नीचे था कर्नाटक, त्रावणकोर कर्नाटक में आपने सुना होगा, तो कर्नाटक में जो था वह शहादतुल्ला खां, शहादतुल्ला खां था, ठीक है ना। यह चीज़ें आप लिख लेंगे आप अपनी कॉपी पे। अब हम स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह से। अब देखिए बहादुर शाह जो था भैया बहुत ही सहिष्णु शासन था, बहुत ही सहिष्णु शासक था, मतलब इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, मतलब किसी सबसे प्रेम भाव से रहता था, मराठा हो गए, अंग्रेज हो गए, पुर्तगाली हो गए, सबसे बहुत प्रेम भाव से रहता था। लेकिन एक जगह इसका स्थिति कटाक्ष होता है, आपको पता है, जो कि बंदा बहादुर होता है। बंदा बहादुर आपको पता है 10वें गुरु जो आपके थे, गुरु गोविंद सिंह के बाद एक तरह से उनका जो शिष्य होता है बंदा बहादुर के नाम से जाना जाता है। कोई गुरु का पद खत्म हो गया था वहाँ से, लेकिन बंदा बहादुर रहता है। बंदा बहादुर के समय से बहादुर शाह का जो यह रहता है, थोड़ी सी कटाक्ष हमको मतलब एक तरह से लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद यह सबके साथ बिल्कुल सहिष्णुता से व्यवहार करता था, बिल्कुल सज्जनता से। याद रखेंगे, जहाँ इसी के समय जजाऊ का युद्ध हुआ था, जजाऊ का युद्ध हुआ था। यह अपने किस भाई को हराया था जजाऊ के युद्ध में, याद रखना है। इसी का नाम था ना, इसी का नाम था क्या, मुअज्जम इसी का नाम था, मुअज्जम नाम था। यह जजाऊ के युद्ध में अपने पहले भाई को हराया था, आजम को हराया था। और एक और युद्ध हुआ था दोस्तों, बिजनौर का युद्ध, यूपी में ही है, बिजनौर पड़ता है, बिजनौर का युद्ध में ये अपने दूसरे भाई को हराया था, जिसका नाम था कामबख्श। तो यानी कि इसके पास भी 3 भाई थे, याद रखना है। जिस प्रकार से हुमायूं 4 भाई था, इसी प्रकार से अभी एक तरह से कह लीजिए कि 3 भाई थे, 3 ब्रदर थे, 3 भाई थे ये लोग, ठीक है ना। अब इनमें क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि बहादुर शाह का मतलब जो औरंगजेब था उनका कहना यह था कि सभी लोग अपना कार्यक्रम जो है, अपना कार्यभार राजपाट जो आपस में बांट लेना, लेकिन सब हुमायूं थोड़ी हो जाएगा, कि हुमायूं सबसे बड़ा था, अपने भाइयों में बांट दिया, बाद में वो बेचारा कमजोर हो जाता है, शेर शाह उसे उलाट के मारता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आजम खां, कामबख्श और मुअज्जम जो है तीनों अलग अलग हो जाते हैं, तीनों को राजपाट चाहिए होता है, तीनों गद्दी के लिए लड़ाई करने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको युद्ध देखने को मिलता है, आजम खां का मुअज्जम से होता है जजाऊ का युद्ध, आजम खां पराजित हो जाता है। कामबख्श का होता है बिजनौर का युद्ध, कामबख्श पराजित हो जाता है। तो बहादुर शाह के नाम से मुअज्जम बैठता है 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है, इसका सहिष्णु शासन होता है, इसका नाम बहादुर शाह नाम रहता है, इसको हम शाही बेखबर के नाम से जानते हैं। बस इतनी बातें थी। अब आ जाते हैं जहांदार शाह। याद रखेंगे, जहांदार शाह जो होता है, यह जो होता है, जहांदार शाह का एक रहता है भैया सामंत। उस सामंत का नाम याद रखेंगे, सामंत होता है, मतलब उस समय अब होता सामंत लोग जो एक तरह से घर का काम वगैरह कर देते थे, या फिर जो चीज़ें उनकी बहुत बड़ी बड़ी, मतलब एक तरह से दाहिना हाथ था, यह कह लीजिए सामंत था। और जो यह जहांदार शाह था भैया बिल्कुल मस्त रहता था, है ना। हम बताएंगे इसका जो एक तरह से लाल मणि करके एक वैश्या थी, उसके साथ इसका संबंध बहुत मतलब एक तरह से घुला मिला वाला हो गया था, बाद में वह उसके पीछे दीवाना हो जाता है। और यह अपना जो सामंत रहता है, सामंत का नाम रहता है जुल्फिर खां था। और यही इसी को यह बना देता है भैया क्या, वजीर बना देता है। और वजीर सारा का सारा काम करता है किसका, जहांदार शाह का। और जहांदार शाह मस्त रहता है, मनमौला रहता है, वैश्या के साथ घूमता फिरता मस्त रहता है, और इसको कुछ फिक्र नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसका शासन रहता है 1712 से 1713 तक। इस वजह से इसको बोला जाता है लंपट मूर्ख। याद रखना, लंपट मूर्ख के नाम से कैसे जानते हैं, जहांदार शाह को जानते हैं। आगे चलें, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं किसकी तरफ भैया, फर्रुखसियर। अब देखना यहाँ से हमको एक लीला देखने को मिलती है, फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाने वाला एक सैयद बंधु था, फर्रुखसियर उस समय कह लीजिए कि इसके भी कई सारे शासक थे, तो फर्रुखसियर सबसे ज़्यादा एक तरह से बेकार था, सबसे खराब था उस उत्तर मुगल काल में भी। मतलब इसके बाद जितने शासक रहते हैं उसके बाद भी फर्रुखसियर का साथ मिल जाता है, फर्रुखसियर को एक तरह से साथ मिल जाता है सैयद बंधु का। सैयद बंधु जो होते हैं अब्दुल खां और हुसैन खां, 2 भाई होते हैं। इनका काम यही होता है कि एक तरह से कह लीजिए कि गद्दी पर बैठाना, अपने काम के लिए इनको एक तरह से काम करवाना अपना, उसके बाद इनको मरवा देना। क्योंकि यह लोग क्या करते थे, इन लोग का कहना, इन लोग सोचते थे कि भैया हमें एक वजीर का पद मिलेगा, एक तरह से सामंत का पद मिल जाएगा। इस वजह से ये लालच के मारे राजा को बनाते थे और राजा आड़े हाथ काम करते थे। तो फर्रुखसियर याद रखना, फर्रुखसियर को बैठाने वाले गद्दी पर कौन थे, सैयद बंधु थे, 2 सैयद भाई थे जिनका नाम था अब्दुल खां और हुसैन खां। ये इनका एक तरह से इन्हीं के समय, फर्रुखसियर के समय याद रखेंगे, बंदा बहादुर को फांसी दी जाती है 1716 ईस्वी में। क्योंकि 1716 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया जाता है बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के समय। और इनका शासन काल जो होता है 1713 से लेकर 1719 तक रहता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अब आप बात करते हैं आगे, तो आपको पता होगा 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको एक तरह से शाही फरमान जारी किया गया था, भाई आप आओ अब अपने मन से सारी चीज़ें करो, इस तरह से उसी को बोला जाता है, अंग्रेजी कंपनी को एक तरह से मैग्ना कार्टा
का एक तरह से मैग्ना कार्टा किस मुगल शासक द्वारा दिया गया था? एक तरह से अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो बताएंगे फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था 1717 ईस्वी में। और इस समय मिठास की भावना देखने को मिली थी और उसी समय अंग्रेज बिल्कुल एंट्री मार चुके थे हमारे भारत में, बिल्कुल खेमा बनाना शुरू कर दिए थे, है ना। तो याद रखना है, एक तरह से कह लीजिए राजा जय सिंह जो थे उनको एक तरह से सवाई की उपाधि भी दिया गया था फर्रुखसियर के ही समय। ये बात याद रखेंगे। बस इतनी बातें थी फर्रुखसियर के लिए। इसके बाद चलते हैं रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला को बनाने वाला जो था शासक वो था सैयद बंधु, क्योंकि सैयद बंधु इसे मरवा दिया था फिर फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को मरवाने के बाद वो रफ़ी-उद-दौला को बनवाता है, रफ़ी-उद-दौला को मरवा देता है, मतलब टीबी से भी मर जाता है कह लीजिए। तो इसके बाद रफ़ी-उद-दौला के रफ़ी-उद-दरजात को मरवा देता है, टीबी से रहता है, टीबी से ग्रसित होता है, लेकिन बाद में उसे मरवा देता है। और रफ़ी-उद-दौला आ जाता है उसके बाद 1719 में मात्र 2-3 महीने के लिए। इसको भी एक तरह से पेचिश हुआ रहता है, इसको भी मरवा देता है। कौन? सैयद बंधु। अब सैयद बंधु को मरवाने के बाद अब अगला शासक आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये सारी बातें देख रहा था कि भाई सैयद बंधु बहुत चालाक हैं, यह हमें भी गद्दी पे बैठा रहा है लेकिन हमें भी मरवा देगा। तो इसमें से ये बहुत चालाक हो जाता है और यह सोचता है कि सबसे पहले गद्दी पे बैठने के बाद इसी ससुर को मरवाएंगे। ये जो सैयद बंधु है, दोनों भाई अब्दुल खां और हुसैन खां हैं, इन्हीं दोनों को पहले खत्म करो। तो ये क्या काम करता है भाई, जैसे ही गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह, इसका नाम रहता है मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह के नाम से, रंगीला बादशाह के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि गाना बजाना, है ना, बादशाहों के साथ नाचना फीसना मस्त रहता है बंदा। ये सब के सब बेकार होते हैं, सबके सब रंगीलिया मनाने के चक्कर में रहते हैं और अंग्रेज इसी का फ़ायदा उठाते रहते हैं। अब यह रंगीला बादशाह जो होता है, एक तरह से कह लीजिए जो मोहम्मद शाह रहता है, यह जान चुका था कि अब सैयद बंधु हमें भी मरवाएंगे, गद्दी पर बैठा रहे हैं तो। अब इस चीज़ को भांप लिया था और बाद में क्या होता है कि सैयद बंधु को ही मरवा देता है। जैसे गद्दी पर बैठता है वैसे सैयद बंधु को यह मौत के घाट उतार देता है। तो आपसे पूछा जाता है कि सैयद बंधु को मरवाने वाला कौन सा एक तरह से मुगल बादशाह था? तो बता दें कि भैया मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह या फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से लेकर 1748 तक गद्दी पर बना रहता है। अब इसके बाद इसी के शासनकाल में भैया मोहम्मद शाह के ही समय आता है नादिर शाह। नादिर शाह का आक्रमण होता है कि ईरानी शासक रहता है, इसे ईरानी का नेपोलियन बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? याद रखना है, नादिर शाह को जानते हैं। नादिर शाह मोहम्मद शाह के समय आक्रमण करता है भारत पर। इसका सीधा सीधा तात्पर्य था कि हम भारत पर चलेंगे तो राजपाट नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर जो सोना चांदी जेवरात है उसको लूटपाट कर लेकर आएंगे। इसका यही फंडा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भारत है पहले जो था एक तरह से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। जितने भी यूरोपीय आए यही मकसद था पहला उनका कि हम चलेंगे लूटपाट करेंगे भारत से और बहुत सारी चीज़ें ले जाएंगे। बाद में पता चलता है आते हैं और बहुतों का मन बदल जाता है, जैसे अंग्रेज है, फ्रांस है, यूरोपी मतलब एक आपका पुर्तगाली है ना, इन सब का मन बदल जाता है, सब राजपाट करने लगते हैं, यहाँ की औरतों से शादी करना शुरू कर देते हैं, है ना, जो विधवा औरतें थी उनसे शादी करना शुरू कर देते हैं, बच्चियों को बहलाना फुसलाना, नाम उनका जात पात सब चेंज कराना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर रह सकें और हमारा दबदबा बना रहे, है ना। तो भैया यहाँ पर जो नादिर शाह आता है, नादिर शाह का सीधा फंडा रहता है मोहम्मद शाह को हराया। या मोहम्मद शाह को हराने के बाद यह जो आपका शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था एक तख्ते हाउस, जिसे हम कहते थे भाई तख्ते हाउस को कह लीजिए कि क्या नाम से जानते थे, मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था तख्ते हाउस को, तो उसको उठा ले जाता है, प्लस बहुत सारे पैसे रुपए ले जाता है, प्लस एक तरह से कोहिनूर का हीरा ले जाता है, ये सारी चीज़ें ढेर सारा पैसा उसे लेकर चला जाता है। ये जब ईरानी आक्रमण जो आता है नेपोलियन या नादिर शाह, तो दिल्ली में 57 दिन तक रहता है। यह बात भी बहुत बार पूछा गया है, ये दिल्ली में आक्रमण करने के बाद कितने दिनों तक रहा? तो 57 दिन तक रहा था। फिर इसके बाद यह जब चला जाता है तो इसको लास्ट में जाते जाते इसका अफगान में ही अफगानी शासक इसके दुश्मन थे, सब मार देते हैं इसे जान से। उसके बाद जो हीरा जवाहरात था वो कहीं लुप्त हो जाता है, उसी कैलाश पर्वत में कहीं उसे रख दिया जाता है, उसके बाद वो पता नहीं चलता है कहाँ है ना, उसी जगह चला गया, क्योंकि ये रख कर जाता रहता है, सोचता है आते वक्त हम इसको ले जाएंगे, बाद में पता चलता है यह जवाहरात वगैरह रख कर जा रहा है और आज तक वो विलुप्त है, कहीं नहीं पता है किसी को कहाँ है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में खुद जगह हैं, दक्षिण भारत में कि बहुत सारे हीरे जवाहरात मंदिर बंद हैं, वहाँ पे बहुत गहने गुड़िये पड़े हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कहाँ चाबी उसका कहाँ है। तो याद रखना है ये 1739 में भारत में आक्रमण किया था, इसी बात को याद रखना है। अब क्या होता है भैया, मोहम्मद शाह सबसे लास्ट ऐसा मुगल होता है जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे लास्ट मुगल शासक जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था, क्योंकि उसके बाद तो भाई नादिर शाह लेके चला गया, कौन बैठेगा तख्ते हाउस पर? तो यही था जो शाहजहां ने बनवाया था, याद रखें शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। अब इसके बाद आता है अहमद शाह, याद रखें अहमद शाह अब्दाली नहीं, अहमद शाह आता है। अहमद शाह का जो शासनकाल रहता है 1748 से 1754 तक रहता है, इसी के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। बस इतनी बातें याद रखना, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है।
ये बात बस। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है। आलमगीर द्वितीय, अब यहाँ से स्टार्ट होता है द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के जो शासनकाल रहता है 1757 से 1758 तक रहता है। आलमगीर द्वितीय के समय बहुत सारे कांड होते हैं, आपको पता है, 1757 से 1758 तक। तो इसी के समय सबसे बड़ा कांड होता है, 1 मिनट, 1754 भाई, यहाँ पर 57 नहीं, 1754 रहेगा, 1754 करिएगा, यहाँ से गलती हो गया, माफ करिएगा। 1754 से 1758 तक, इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है। आपको पता है कि जो प्लासी का युद्ध था वह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच था। जो मीर जाफर था, सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, प्लस एक जमुना सेठ थे जो कि उसके साथ जो धोखा किए थे। बाद में क्लाइव जो है उसको एक तरह से ले जाता है प्लासी की लड़ाई, उड़ीसा में, उड़ीसा की तरफ ले जाता है, उसी को मार देता है ना। ये कोई लड़ाई नहीं था, एक तरह से जो उसके सिराजुद्दौला के सेनापति लोग थे वो धोखा दे दिए थे उसे और उसको मार दिया। तो आलमगीर द्वितीय के समय ही याद रखना है 1757 की प्लासी की क्रांति, प्लासी की लड़ाई हुई थी। और एक बात और याद रखना, इसी के समय और क्या हुआ था, बस ये चीज़ याद रखना, इसके समय और कुछ नहीं। इसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय याद रखना है। शाह आलम द्वितीय के समय इसका जो कार्यकाल था 1759 से लेकर 1806 तक रहता है, इस बात को याद रखना है आपको। इसके समय एक तरह से कह लिए शाहजहां, इसको एक तरह से कह लीजिए इस समय शाहजहां तृतीय करके एक और शासक होता है, उभरता रहता है, वो एक तरह से बिहार का शासक रहता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। शाह आलम द्वितीय और बिहार के शासक जो रहता है शाहजहां में कि हम राजा बनेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है शाह आलम द्वितीय शाहजहां को हरा देते हैं, शाहजहां तृतीय को हरा देते हैं और अपना राजपाट करने लगते हैं। इसका बक्सर का युद्ध 1764 का, आपको पता है कि कौन सा समय चल रहा है, 1759 का 1806 तक। तो इस समय बक्सर का युद्ध होता है 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और उस समय रॉबर्ट मुनरो, आपने सुना होगा, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, रॉबर्ट मुनरो प्लस मीर जाफर नहीं, मीर कासिम के साथ लड़ाई होता है। और एक तरह से बंगाल, उड़ीसा, इस सब का पूरा क्षेत्र, इलाहाबाद का पूरा क्षेत्र चला जाता है एक तरह अंग्रेजों के हाथ में। उस समय से कहा जाता है अंग्रेजों का पूर्ण शासन हो जाता है भारत में। अब बक्सर के युद्ध के बाद पढ़ाएंगे, सब विधिवत पढ़ाएंगे, मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। इसके बाद भैया यहाँ पर एक तरह से और कांड होता है 1764 के बाद, प्लासी के मतलब एक तरह से लड़ाई के बाद, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में कांड होता है। इलाहाबाद की पूरी संधि होती है इसी समय और पूरा इलाहाबाद इसके कब्जे में आ जाता है। और 1761 और 1760 में एक तरह से और लड़ाई होती है, आपको पता है 1760 में देवरा की लड़ाई होती है जिसमें कि फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है। फ्रांसीसी का सफाया हो जाता है, कहा जाता है कि फ्रांसीसी का राजपाट चला जाता है, वापस चले जाते हैं फ्रांसीसी। अब देखा जाता है 1760 से कि अंग्रेजों का पूर्ण शासन हो जाता है भारत में। अंग्रेज इकलौता शासक बचते हैं यूरोप में, यूरोपीय कंट्रियों में अंग्रेज ऐसा शासक बचता है जो कि भारत में अपने अधिकार को लेकर स्वतंत्र हो जाता है। कहता है पूरा भारत अब मेरा, राजनैतिक तरीके से भी और इकोनॉमिकल भी और एक तरह से भावनात्मक तरीके से भी भारत को पूरा अपने कब्जे में कर लेता है, अपने हिसाब से चलाने लगता है। अब भैया इसके बाद एक और लड़ाई होती है 1760 के बाद, आपको पता है भैया 1761 में पानीपत तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता है किसके बीच होता है, फटाफट बता दो। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक रहता है। अहमद शाह अब्दाली हरा देता है मराठाओं को और मराठा का जो पूरा का पूरा बना बनाया था सब कुछ मिट्टी मिल जाता है, कहानी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के समय एक बहुत महत्वपूर्ण कांड होता है। अकबर द्वितीय के समय राजा राम मोहन राय जी थे। अकबर द्वितीय के समय इनका कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। जितनी कंपनी थी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरी तरीके से अकबर को बहुत परेशान कर रही थी। अकबर द्वितीय, अकबर ये वाले नहीं, अकबर द्वितीय की बात किया जा रहा है। तो 1806 से 1830 तक रहते हैं। अब यह इनका काम होता है एक तरह से राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। तो याद रखना, पूछा जाता है आपसे कौन मुगल थे जो राजा राम मोहन राय को एक तरह से राजा की उपाधि दिए थे, तो यही थे अकबर द्वितीय। इनका कहनाम था कि भैया एक तरह से हमारा संदेशा लेकर जाइए आप ब्रिटेन में, कहिए वहाँ के महारानी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बहुत परेशान कर रखी है, हमारा तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गया है, वहाँ से एक तरह से पेंशन हमारा लेकर आइए आप, ये पेंशन वगैरह सब बंद कर दिए हैं। तो जब जाते हैं वहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। अब इधर अकबर द्वितीय का सफाया हो जाता है और कह लीजिए कि वो संदेश तो पहुँच जाता है। तो पूछा जाता है आपसे संदेश अकबर द्वितीय का लेकर राजा राम मोहन राय किस मुगल शासक का संदेश लेकर ब्रिटेन गए थे, वहीं पर उनको एक तरह से एक तरह से कह लीजिए मेनिंजाइटिस हो जाता है, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, उसी जगह उनकी डेथ हो जाती है। याद रखना है अकबर द्वितीय के। इसके बाद लास्ट शासक बचता है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर यानी कि भैया ये बूढ़ा था बंदा,
लेकिन इसके अंदर इतनी शक्ति थी, उस समय उबाल था 1857 की क्रांति, मंगल पांडे वगैरह का आपको पता है, छावनी जो इन्फेंट्री जो एक बंदूक था कारतूस वाला, उसको बदला गया था। तो उसमें चर्बी युक्त कारतूस यूज किया गया था, इस वजह से इन लोगों ने बवाल किया और 1857 की क्रांति देखने को मिला। और 1857 की क्रांति के समय नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह जफर को सभी लोग ने चुना, और बुढ़े थे। बाद में दिल्ली वगैरह पर अधिकार कर लिया इन्होंने, बाद में अंग्रेज कूटनीति तरीके से कह लीजिए, और होता है ना, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी मरे, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कि सच में जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। आज भी देख लो, सारे जगह देख लो, आज भी अगर भारत में युद्ध हो जाए ना तो शायद विपक्षी पार्टी आए सहयोग करने। विपक्षी पार्टी हमेशा ताना कसती है। जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में हुआ है लड़ाई ना, यूक्रेन में और रूस ने अपने पिछले जो प्रेसिडेंट थे उनको जेल बंद किया है, लेकिन आज भी वह बोल रहा है, भले उस रूस का है, रूस का सहयोग करना चाहिए भाई, देश तो अपना है। अब मान लो रूस खराब है, रूस का मतलब तरीका व्यवहार सही नहीं है, लेकिन अब जिस देश को, उस देश की बड़ाई बतलाओ ना भाई। उस देश में तुम पले पड़े हो, उस देश की भूमि मिट्टी में तुम रहे हो, खेले हो, कूदे हो, सब कुछ रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम बोल रहे भैया ये पुतिन पागल है, आकर रूस को खत्म करो। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप बोल रहे हो ऐसा, तो जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसे ही हमारे योद्धाओं के साथ हुआ है। हारे हैं अपने दम पर नहीं, इनको हराया गया, हम ही आप लोग हराए हैं। ये तो किसी बाहर का औकात नहीं था, आता और चला जाता। याद रखना, जिसके साथ भी रहना शिद्दत के साथ रहना, कभी झूठ बोलकर नहीं, कभी कुछ यह नहीं करना है हमें कि सारी चीज़ें नहीं, मतलब शिद्दत जो होना चाहिए, जिसके प्रति सच में लगाव है, बस यह लगाव होना चाहिए, लगाव हमेशा के लिए, निरंतर या जन्मों जन्मांतर तक, यह सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बहादुर शाह द्वितीय को एक तरह से बंदी बना लिया जाता है, बंदी बनाकर इसे रंगून भेज दिया जाता है। ये बहुत रिक्वेस्ट करता है। जब इसकी अंतिम घड़ी आती है 1862 में, रंगून कहाँ पे है? म्यांमार का कैपिटल था पहले, अब नहीं है, अब न्याय पिटाओ है, याद रखेंगे। उस समय इसको भेज दिया जाता है। उस समय ये कहता है, रिक्वेस्ट करता है अंग्रेजों से कि भाई हमें कम से कम मरने के लिए हमें दिल्ली नसीब करा दो। दिल्ली में लोग नहीं बुलाते हैं उसे, उसी जगह उसकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही, रंगून के, और वह उसकी समाधि वहीं बन जाती है। तो याद रखना, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, पाकिस्तान में, और जो यह बहादुर शाह द्वितीय हैं, यानी बहादुर शाह जफर, इनका जो मकबरा है रंगून में है, म्यांमार में। तो यही दो मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। ये चीज़ें याद रखेंगे, और सबका भारत के अंदर है, ठीक है ना। बस यह रहा पूरा का पूरा मुगल शासक खत्म हुआ आज आपका। अब कल से स्टार्ट करेंगे भैया मॉडर्न हिस्ट्री। तैयार रहना, मस्त तरीके से पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ा रहे हैं बताइएगा कैसा है। और ये सारा सेशन जो मुगल वाला है ना, इसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से सुपर टेट वाले जो प्लेलिस्ट बनाया गया उसके नीचे ऐड कर देंगे, यूपी टेट वाले में भी ऐड कर देंगे, पेपर सेकंड के नाम से। मस्त तरीके से पढ़िएगा और बहुत मजा आएगा। सच बता रहे हैं ना, दिल खुश हो जाता है अगर आप लोग सहयोग कर देते हैं, लेकिन ना, आप लोग कहाँ सहयोग करने वाले हैं मित्र। अगर ऐसे ही चाहते हैं कि हम आपको सारे क्लास सारे लेक्चर दे दें, आप सच में एक टीचर बन जाएं, टीचर बनने के लिए अगर आपको लगता है सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप अपनी जो पहचान जितने भी पहचान हैं आपके, सबसे सब्सक्राइब करा भाई। कम से कम एक बंदे को, 500 लोग तो जानते होंगे, 500 400 300, भैया से बोलो, दीदी से बोलो, टीचर से बोलो, सच में प्लीज़ बहुत ज़रूरत है आपकी। जितनी हम शिद्दत से मेहनत करते हैं उतनी शिद्दत से अगर आप शेयर करते हैं ना, तो आज हमारा प्लेटफॉर्म कम से कम लाखों में होता। प्लीज़ मित्र सहयोग कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, समझ रहे हैं ना। मेहनत करने से मतलब किसी का सही, मतलब किसी के लिए अगर अच्छा करोगे आप तो आपको भगवान सुनता है। आपकी मेहनत हमेशा सफल ही रहती है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, बस ये है, करना चाहते हैं तो करिए, अन्यथा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप कर ही दीजिए, है ना। नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन आप अपने प्यार से करना चाहते हैं तो प्यार से करिए। जिस प्रकार से हम प्यार से पढ़ाते हैं, कोई कहीं ब्रेक नहीं लेते हैं। सोचिए, बिना बोले, बिना पानी पिए, मतलब बिना पानी पिए आपको निरंतर तो बोलते रहते हैं, कंटिन्यू, समझ रहे हैं ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अब कल से लाएंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जो आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में भी है, यूपी टेट में भी है, सुपर टेट में भी है। मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। धन्यवाद।